नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर जेईई पेपर लीक के मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का भी नाम शामिल है। संजय धारीवाल ने 23 जनवरी को दिया था मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा और पटवारी पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव चतुर्वेदी का भी नाम शामिल है। लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी थे संजीव चतुर्वेदी। हरिद्वार के कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है इस मामले में और 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इन 9 लोगों में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल भी शामिल हैं। संजय धारीवाल ने 23 जनवरी को मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और पटवारी लीक मामले में आरोपी संजीव चतुर्वेदी का भी नाम शामिल है। देखिए जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। संजीव चतुर्वेदी पूर्व अनुभाग अधिकारी, ऋतु संजीव चतुर्वेदी की पत्नी, संजय धारीवाल पूर्व मंडल अध्यक्ष, इनका नाम एफआईआर में है। इनके अलावा 6 और लोग हैं जिनका नाम एफआईआर में है। संजीव कुमार, आरोपी राजपाल, नितिन चौहान, ये 3 और नाम हम आपको दिखा रहे हैं और इनके अलावा 3 और नाम है जिनका एफआईआर में नाम दर्ज किया है। ये हैं संजीव कुमार, सुनील सैनी और मनीष कुमार। तो ये 9 नाम है जिनका हरिद्वार के कनखल थाने में जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है और एई और जेईई पेपर लीक का ही पूरा मामला था। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरीके से पेपर लीक्स का मसला आया, सिलसिला चला, विपक्ष ने भी आरोप लगाया, एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि इन 9 नामों में एक वो भी व्यक्ति है जिस पर शायद कार्रवाई की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। बिल्कुल वाजिब बात कही आपने अवधेश, क्योंकि देखिए जब किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम आता है तो उससे हर हाल में बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम इसमें शामिल था और पार्टी को इसकी भनक शायद पहले ही लगी थी कि संजय धारीवाल कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं और इसीलिए पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। अभी जो नई कार्यकारिणी बनी थी, इसमें हाल ही में अभी भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्ष की घोषणा की थी, उसी में इनका नाम शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद 23 जनवरी को इनसे इस्तीफा ले लिया और इस्तीफे की कॉपी एबीपी गंगा पे एक्सक्लूसिव नजर आ रही है कि किस तरह से संजय धारीवाल ने अपना इस्तीफा लिखकर जिला अध्यक्ष को दिया था हरिद्वार में और उनको फिर पार्टी से इस्तीफा हटा लिया गया था। लेकिन अभी वो पार्टी से निष्कासित नहीं किए गए थे, पार्टी में वो बने हुए थे, यानी कि कार्यकर्ता के तौर पर ये काम करते। ये एक गंभीर बात है कि कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर रहे थे। हालांकि अब उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पार्टी इन पर किस तरह का एक्शन लेती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो राजनीतिक लोग हैं वो इसमें संलिप्त हैं, तो उसका नाम, इनका नाम आ जाने के बाद ये पुख्ता बात हो गई है कि कहीं ना कहीं इसमें जो पार्टी या किसी भी विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी संलिप्तता पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ भी एक दूसरी गंभीर बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी जो पटवारी पेपर लीक मामले में शामिल थे वो भी इसमें शामिल हैं। वो नाम दर्ज, उनका खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इस तरह की जानकारी मिली है कि संजीव चतुर्वेदी ने एई और जेईई पेपर लीक कराने के लिए एक एक व्यक्ति से 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लिए हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। एसटीएफ ने जब उनसे पूछताछ की थी तो उन्होंने ये जानकारी दी है। हालांकि देखिए अभी 9 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, 9 लोगों के नाम अब इसमें शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ इस पर और गहनता से विचार कर रही है, आगे जाँच कर रही है और भी कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आयोग ने अपने परिसर में सभी तरह की व्यवस्थाएं करा दी हैं, क्योंकि 12 फरवरी से फिर आयोग परीक्षाएं कराने जा रहा है। लेकिन पटवारी की जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें जब पेपर लीक हुआ था तभी से इस तरह का अंदेशा जताया गया था कि एई और जेईई की जो परीक्षा है उसमें भी इस तरह की चीज सामने आई है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और एसटीएफ ने अब जांच की और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सबसे गंभीर बात यह है कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम सामने आया है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी इसके कितने सकारात्मक परिणाम आते हैं और ये मामला कितना दूर तक जाता है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर है, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया है कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पहले भी नशे का कारोबार था लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नशे को लेकर अपनी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ता नशा चिंता का विषय है, देवभूमि में नशे का कारोबार बढ़ा है। नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, लेकिन ये अचानक उभरा ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी का अगर ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से धामी आए तब से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है।
लेकिन एक बड़ी समस्या है, इस पर सभी का ये चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे जो आम जनमानस है, वास्तव में सबको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनका जो ये आरोप है कि उत्तराखंड नशे का अड्डा बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप की बात है। और उधर हरीश रावत ने भी आरोप लगाया था कि प्रदेश में नशाखोरी बढ़ रही। हरीश रावत ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड को। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद करो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करे। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज का दिन भारी है। प्रदेश के 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में एवलांच का बड़ा खतरा है। हिमस्खलन से संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एवलांच के खतरे के मद्देनजर एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। उत्तराखंड में एवलांच के खतरे को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने भी पुष्टि की है और इस संभावित खतरे से निपटने को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। तो 4 जिलों के लिए एवलांच का जो इनपुट है वो आया है, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। वहीं जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। शहर के 4 वार्ड में पानी के स्रोत सूख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जमीन धंसने की वजह से पानी के स्रोत सूख रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जब से दरारें आई हैं, दरारों की घटना हुई है, तब से ये जलधाराएं सूख गई हैं। तो जोशीमठ में मुश्किलों का अंबार है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी की न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। इस दौरान खुद पर्यटन मंत्री ने लुत्फ उठाया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पैराग्लाइडिंग की शुरुआत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जोशीमठ आपदा की मार उन मजदूरों पर भी पड़ रही है जिनकी रोजी रोटी सुरंग निर्माण की वजह से चल रही थी। आपदा के बाद से सुरंग का निर्माण काम रोक दिया है और इस वजह से मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसी से गुस्साए मजदूरों ने प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। ऐसे करीब 300 मजदूर हैं जिनके सामने इस वक्त रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आगे की रणनीति ये रहेगी सर, अगर ये ऐसे ही चला तो हम भी तहसील मुख्यालय में जा करके धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जोशीमठ को तो सहारा दिया, लेकिन एक बार मजदूरों के बारे में नहीं सोचा कि यार इतने लोग जो मतलब कंपनी की वजह से जिसका चूल्हा जल रहा है उसके बारे में भी तो सोच लेते, थोड़े इधर आके हमारे हाल चाल भी तो पूछ लेते। और इस बीच बड़ी खबर है उत्तराखंड की राजनीति से। हरक सिंह रावत हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत और हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार संसदीय लोकसभा क्षेत्र में हरक सिंह रावत सक्रिय भी हो गए हैं। तो राजनीति में एक बार और एक बड़ी बाजी खेलने की कोशिश हरक सिंह रावत करेंगे और हरिद्वार से चुनाव लड़ने का ऐलान किया उन्होंने। रुड़की में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। एक बुजुर्ग महिला मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला की मौत हो गई थी और वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, मगर महिला जिंदा हो गई। क्या कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या कोई यमराज को मात देकर जिंदा हो सकता है? ये सवाल हर किसी के लिए बेहद अहम है। ज्यादातर लोगों का जवाब इसमें ना ही होगा, मगर रुड़की में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक महिला मरने के बाद जिंदा हो गई। परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। परिजन महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, मगर तभी पता चला कि महिला की सांसें फिर से चलने लगी हैं। लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने रिश्तेदारों को फोन किया, जैसे कि हमारे फूफा जी हैं, हमारी बहन बहनोई हैं, उन लोगों को वो सब लोग भी पहुंच गए थे 3 बजे तक। हम लोगों ने अपना लकड़ी वगैरह, सामग्री वगैरह का जो भी कुछ सब इंतजाम फिट कर लिया था। तो फिर अचानक से इनमें फिर से, जैसे कि यहाँ पर इसी जगह बैठे हुए थे जहाँ पर फिलहाल बैठे, अचानक से इसने फिर ऐसा सिर हिला धीरे से। तो जब इसने सिर हिलाया तो फिर इसको थोड़ा निगाह, फिर इसको हमने थोड़ा और हाथ वगैरह लगा कर इससे बोलने का प्रयास किया। तो फिर ये थोड़ी देर बाद नाड़ ऐसे हिलाने लगी।
सवाल ये है कि आखिरकार महिला मरने के बाद कैसे जिंदा हो गई? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर लोगों को वहम हुआ? महिला को जिंदा देख इस परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। बुजुर्ग महिला हालांकि अभी कुछ ठीक से बोल नहीं पा रही है, मगर ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग और रिश्तेदार इस परिवार के पास पहुंच रहे हैं और उस महिला को देखना चाहते हैं जो मौत को मात देकर जिंदा हो गई है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए गए बयान का लगातार विरोध हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने गणेश जोशी पर पलटवार कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वो एक खुद सैनिक रहे और उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि या तो उम्र का तकादा है या उनके दिमाग का दिवालियापन है। जो उन्होंने उनके लिए कहा है कि वो एक एक्सीडेंट है। भाई, आतंकवादी घटना होती है और उसमें राजीव जी शहीद हो जाते हैं तो उसे शहीद नहीं कहेंगे तो क्या कहें। इंदिरा जी के साथ घटना होती है, वो भी आतंकवाद के युग में उनके साथ घटना हुई, तो अगर वो शहीद नहीं है तो फिर शहीद कौन है? अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि पार्किंग निर्माण कामों में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने ठेकेदार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मनोज तिवारी का आरोप है कि करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, उसके निर्माण कामों में गड़बड़ी हो रही है। विभागीय उदासीनता के कारण और ठेकेदार जो एक सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, तो उसमें ना गुणवत्ता पाई जा रही है और उसमें गति नहीं आ रही है। और जो एक दीवार गिर गई है, जो भविष्य में मकान को भी खतरा है, उस रोड का पूरा जाने का खतरा है। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में शहर में म्यूटेशन शुल्क और घर घर कूड़ा उठाने कूड़ा शुल्क में बढ़ोतरी समेत जमीन कब्जे को लेकर बहस हुई। इस बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए। कुछ प्रस्तावों को लेकर पार्षदों ने हंगामा भी किया है। जो हमने रखे हैं उसमें प्रस्ताव में सबने सहमति दी है। एक यूजर चार्जेस जो हमारा 70 रुपये था उसको हमने 50 रुपये ही किया है। बाकी तो लगभग सबकी सहमति से जो है उसको पूरा किया। उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। कैबिनेट की उप समिति ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 2004 से 2011 तक राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा था, मगर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तिवारी जी के समय से 2004 से आंदोलनकारियों को एक विशेष श्रेणी यानी कि स्वाधीनता सेनानियों की तर्ज पर एक विशेष श्रेणी मानकर लोक सेवा आयोग और राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए शासनादेश किया था, जिसका लाभ 2011 तक आंदोलनकारियों ने लिया और एक विज्ञप्ति निकलती थी, सारी चयन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट तरीके से होती थी, तब मिला है। तो अब सब कमेटी ने इसकी संस्तुति कर दी है सरकार को और संभवतः जो आने वाली कैबिनेट है उसमें विधेयक पुनः उसी विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। हम सब कमेटी का भी आभार प्रकट करते हैं। टिहरी में नेपाली मजदूरों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। मारपीट में एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में नेपाल के रहने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घुत्तू क्षेत्र में कुछ नेपाली मजदूर दुकान में सामान लेने गए थे और इसी दौरान विवाद इतना बढ़ा कि एक की मौत हो गई। टिहरी बांध की झील के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद कई गांव में घरों में दरारें आ रही हैं। दरारों से हो रहे नुकसान का संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने सर्वे किया। इस दौरान ग्रामीणों ने झील से हो रहे नुकसान की जानकारी दी थी। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि समिति के सर्वेक्षण करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये दरारें डराने वाली हैं। और जब इन दरारों को देखिए तो जोशीमठ सी तस्वीर उभरती है और ये लगता है कि कहीं जोशीमठ जैसे हालात तो यहाँ नहीं पैदा हो रहे हैं। जो टिहरी बांध का जो कैचमेंट एरिया है उसके बाद जिन गांव में स्लाइडिंग हो रहा है, भूस्खलन ज़्यादा बढ़ रहा है और जो चिन्हित गांव हैं उनमें लगातार एक्सपर्ट कमेटियां भी आती है और एक्सपर्ट कमेटियां आकर जो है उसके बाद सीधा चली जाती है। उसके बाद उनका 6 महीने, साल भर, 2 साल तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है।
जिस वजह से न पुनर्वास में, जिला प्रशासन में और राज्य सरकार में तालमेल की बड़ी कमी है, जिस वजह से जो है जो लोग हैं, जो इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं, उनका ठीक समय पर सही तरीके से जो है समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। सिरोली जितनी भी हमारी जो अफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ से अलोंग दी लेक साइड, उनको इंस्पेक्ट कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विदिन अ मंथ वो लोग अपनी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमें ड्राफ्ट करके देते हैं। जैसी भी ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी एंड अगर ये दिखता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल रीजंस है किसी प्रकार के भू दसाव के, तो उनको एज पर द रिकमेंडेड कमेटी उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए। चोपता का नाम सुनते ही पर्यटकों के जहन में एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल की तस्वीर उभरती है। इसी उम्मीद के साथ हर साल हजारों सैलानी चोपता आते हैं, मगर इस खूबसूरत स्थल में सैलानियों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है, जिससे सैलानी मायूस होकर लौटते हैं। रुद्रप्रयाग का चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है, मगर चोपता को अभी वो पहचान नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। चोपता में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी चोपता आते हैं, मगर फिर भी यहाँ सैलानियों को सुविधाएं देने में कंजूसी की जा रही है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या किया? जब हम वहाँ पे खुद गए तो हमें वहाँ शौचालय नहीं मिले, कोई बढ़िया शौचालय। आप बताइए, जब शौचालय नहीं होगा तो वो स्वच्छ भारत मिशन तो अपने आप ही फेल हो गया और पर्यटक को क्या सुविधा मिलेगी? क्योंकि वह संचार की व्यवस्था वहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं पे नेटवर्क आ रहा है, कहीं पे नहीं है, आदमी बड़ा परेशान है। ये करीब 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ के खूबसूरत बुग्याल पर्यटकों को खासा पसंद आते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता जाना जाता है और वहाँ पर जिस प्रकार से जो है सुविधाएं डेवलप होनी चाहिए थी, जो ढांचा आधारभूत वहाँ पे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए था, वहाँ पे शौचालय हो, दूरसंचार हो या बिजली पानी हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उधर प्रशासन वन नियमों को हवाला दे रहा है। डीएम का कहना है कि चोपता में वन क्षेत्र होने के कारण निर्माण काम करने में परेशानी होती है। चोपता में जो हमारी वन भूमि है, वन क्षेत्र के होने के कारण कई स्थापना सुविधाओं का निर्माण नहीं हो सकता है, परंतु इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कमिटीज के साथ मिलकर हम लोग इको डेवलपमेंट कमेटी या अन्य ऐसी समितियां बनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वन क्षेत्र में होने के बावजूद हम वन विभाग की अनुमति के साथ वहाँ पर टॉयलेट्स, रेस्टिंग शेड्स आदि का निर्माण कर सकें और साथ ही वहाँ पर अभी विद्युत लाइन की भी समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके। चोपता अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सैलानी यहाँ आते तो हैं, मगर सुविधाएं नहीं होने से उन्हें मायूसी हाथ लगती है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में उत्तराखंड से जुड़े भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है। इसमें गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी सरकार ने ध्यान रखा है। टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूँ 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कि अब शहरी इलाकों में जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद होती थी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार भी बुरांश अपने समय से पहले खिलना शुरू हो गया, जिससे पर्यावरणविद चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। रुद्रप्रयाग का जंगल बुरांश की खुशबू से महक रहा है। जंगल में लाख सुर्ख बुरांश खिले हुए हैं, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश का फूल मार्च महीने से खिलना शुरू हुआ था,
मगर बुरांश के इतने पहले खिलने से पर्यावरणविद भी हैरान है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो हमारा बुरांश है, जो हमारा हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है, जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है। पर्यावरणविद मानते हैं कि कुछ साल से मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। समय से बारिश नहीं हो रही तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम देखने को मिल रही है और यही वजह है कि चोपता के जंगलों में बुरांश के फूल समय से पहले देखने को मिल रहे हैं। सोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं तो ये स्नोफॉल का तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्युमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में वो उसमें भी कमी आई। पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।